उसी चीज को हम लोग ओवरऑल कंसंट्रेशन टर्म में पुटअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा बेसिक कंसिडरेशन ये है, जैसे मान लो कि कोई एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाया। एक जनरल रिएक्शन होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, रिएक्शन का बैलेंसिंग पढ़ते आ रहे हैं कि दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराए। तो कॉम्बिनेशन तो हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हुआ। बट अगर मान लो कि ए वाला पार्ट गैस है और बी वाला पार्ट गैस है, तो कॉम्बिनेशन इजी से पॉसिबल है। ए वाला पार्ट लिक्विड है, दूसरा पार्ट गैस है, तो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ए वाला पार्ट सॉलिड है और एक पार्ट गैस है, तो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जो रस्टिंग प्रोसेस है, तो रस्टिंग प्रोसेस में लेयर पे ही सर रिएक्शन। NaCl। हाँ, एक नहीं नहीं, NaCl नहीं, रस्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे जंग जब लगता है तो पहले एक लेयर पे लगता है, फिर वो लेयर हटता है, फिर अंदर वाले लेयर पे लगता है, तो उस तरीके से रिएक्शन हो सकता है, भले ही स्लो हो बट हो सकता है। सिमिलर टाइप से लिक्विड और सॉलिड का अगर रिएक्शन हो तो ये भी हो सकता है। लिक्विड और लिक्विड का रिएक्शन आराम से मिक्सअप हो जाएगा और रिएक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग एसिड में बेस को मिलाया करते हैं, तो इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन मान लो कि अगर हम लोगों के पास एक रिएक्टेंट सॉलिड है और दूसरा रिएक्टेंट भी सॉलिड है, तब इस केस में रिएक्शन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक सॉलिड रिएक्टेंट जब दूसरे सॉलिड रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा तो कॉम्बिनेशन केवल इस सरफेस पे हो सकता है। मतलब दोनों का जो सरफेस होगा, ये दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे और जितना पार्ट कांटेक्ट में आएगा वहां तक रिएक्शन हो पाएगा। लेकिन ये जो पीछे का पार्ट है, पूरा पीछे का पार्ट दोनों साइड में, इसमें रिएक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है, केवल सरफेस रिएक्शन पॉसिबल है। तो जब सॉलिड और सॉलिड में रिएक्शन कराना है, तो इस तरह के केसेस में हम लोग कैसे रिएक्शन कराए? रिएक्शन कराने का अपने पास कोई तरीका नहीं मिल रहा, जबकि बहुत सारे नेचर में सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के केस में जब सॉलिड के साथ एक सॉलिड वाले पार्ट को रिएक्ट कराना होता है, तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि जो पहला सॉलिड है, इस पहले सॉलिड वाले पार्ट को हम लोग एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इस चीज को हम लोग यूज करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करा लेते हैं। फिर दूसरे वाले पार्ट को भी हम लोग एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और दूसरा सॉल्यूशन बना लेते हैं। और इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग किसी एक कंटेनर के अंदर डाल करके आराम से दोनों का रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट आया, ये कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट डिफाइन करने का एक बेसिक लॉजिक यही था कि हम लोग एक सॉलिड के साथ जब दूसरे सॉलिड का रिएक्शन कराते हैं, तो दोनों का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कराने के बाद उसके सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन ए वाला पार्ट आराम से सॉल्यूशन बी के साथ कंबाइन किया, और कॉम्बिनेशन करने के बाद जो भी चीज का फॉर्मेशन हुआ, उस फॉर्मेशन मतलब जो भी चीज मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कराए, उन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को हम लोग एक कंटेनर में कराने की कोशिश कर रहे थे, और वहां से अपना रिएक्शन वाला पार्ट आराम से एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, जैसे ठीक है, पहले रिएक्टेंट का हम लोग एक सॉल्यूशन बनाए, दूसरे रिएक्टेंट वाले पार्ट का भी हम लोग एक सॉल्यूशन बनाए और दोनों का रिएक्शन कराना शुरू किए। तो ये जो सॉल्यूशन ए और बी बनाए, तो इसका हो सकता है कि हम लोग पूरा पार्ट यूज ना करें। इसका हम लोग कुछ पार्ट यहाँ से निकाले और नीचे डाल दिए, बी वाले पार्ट का भी कुछ पार्ट निकाले और नीचे डाल दिए। तो अब पॉइंट ये होता है कि जैसे अगर हम लोग इसका कुछ पार्ट निकाल के यहाँ डाले, इसका भी कुछ पार्ट निकाल के यहाँ डाले, तो दोनों का जो भी पार्ट कंबाइन कर रहा है, उस कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन को कैसे हम लोग टेबुलेट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि अपने लिए कैलकुलेशंस के रिजल्ट जो भी आउटपुट आया, जो भी वैल्यू आया एक्सपेरिमेंटल, वो वैल्यूज हम लोग को नोट डाउन करना काफी आसान हो जाए। तो हम लोग इस पार्ट को कि यहाँ से हम लोग कुछ पार्ट को उठा के यहाँ डालेंगे, जो कुछ पार्ट को उठा के डालेंगे, ये कुछ पार्ट कैसे हम लोग लिखने की कोशिश करें, कैसे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, इसी रिप्रेजेंटेशन को कंसंट्रेशन टर्म बोला जाता है। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, इस रिलेटिव अमाउंट वाले पार्ट को हम लोग एक स्टैंडर्ड टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, जिस चीज को ओवरऑल कंसंट्रेशन टर्म्स इन जनरल बोला जाता है। लेकिन कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि ये केवल एक टर्म है, बहुत सारे टर्म्स हैं, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी,
इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं, जिसमें से कुछ टर्म्स हम लोग को डिस्कस करने होते हैं क्लास 9th में, कुछ क्लास 11th में, लेकिन हम बहुत सारे टर्म्स को यहीं पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जब क्लास 11th में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें जब हम लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे एसिड और बेस का, तो हम लोग को उसमें मोलैरिटी वाले टर्म का थोड़ा बहुत यूज पड़ रहा होगा, तो इसलिए हम लोग उस पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा कंसेप्ट या पूरे के पूरे जो टर्मिनोलॉजी है, जो कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के जो टर्म्स है, उन सब की नीड इसलिए थी क्योंकि हम लोग सॉलिड्स के बीच में जब रिएक्शन कराते, तो एक सॉल्यूशन में कन्वर्जन के बाद क्या रिलेटिव अमाउंट है, ताकि हम लोग के लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, उस रिलेटिव अमाउंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इस तरह के टर्म्स यूज करना शुरू करते हैं। और उन टर्म्स में ही सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है वो चीज़ है अपना मोल फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल सा कंसंट्रेशन टर्म्स है, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन बोला करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल एक्स से। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म ये होगा, उसके बाद दूसरा कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग यूज करेंगे, एक काम करते हैं, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वेट बाय वेट लिख सकते हैं। मतलब वेट बाय वेट लिखने का तरीका, या परसेंटेज बाय वेट भी बोला जा सकता है इस चीज को, परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चौथा टर्म जो डिस्कस करेंगे हम लोग, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर उसके बाद पांचवें टर्म में हम लोग जब जाएंगे, इस चीज़ को हम लोग मोलैरिटी बोल सकते हैं। और छठा एक और टर्म होता है, इस चीज़ को हम लोग मोलैलिटी बोला करते हैं। और मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, और मोलैलिटी वाले पार्ट को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो टोटल मिला के हम लोग को ये 6 कंसंट्रेशन टर्म्स सीखने हैं, और ये 6 कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग सीखेंगे, और हम लोग इन सब का आपस में कन्वर्जन वाला पार्ट भी सीखेंगे। बहुत ही स्मॉल लेवल पे इस चीज का डिस्कशन करेंगे, ऑल्दो जैसे जो क्लास 11th में पढ़ाते हैं, एग्जैक्टली 2 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 2 ही लेक्चर्स हम ये भी टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाएंगे, और 2 लेक्चर में वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है। 2 लेक्चर तो नहीं, सॉरी 3 लेक्चर में जाएगा ये चीज। ये सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें ये सेकंड वाला पार्ट और ये थर्ड वाला, सॉरी सेकंड थर्ड और ये फोर्थ वाला पार्ट, ये 3 टर्म्स क्लास 9th में है, केवल ये 3 टर्म। तो हम लोग सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, पहले ये 3 टर्म डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये तीनों का डिस्कशन करेंगे, ताकि तुम लोग को मालूम हो कि 9th क्लास में केवल इतना ही पढ़ना है, और इतना वो सिंपल टर्म है कि उसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगी। और कल जैसे आद्या को डाउट क्लास था, तो आद्या डाउट में यही टॉपिक पढ़ी थी, तो उसको मुश्किल से हमको लगता है 10 मिनट में ये चीज़ समझ में आएगी ये चीज़ क्या होता है। तो उस चीज़ का हम लोग एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करेंगे। पहले सारे नाम नोट कर लो, और हम लोग एक एक करके टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं। नोट कर लो टॉपिक का नाम। और इसके बाद सबसे पहला हेडिंग डाल देना, परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज बाय मास भी बोला करते हैं इस चीज को, सेम चीज है, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज। और इन जनरल अगर कभी कुछ नहीं दे रखा है सवाल में, बस परसेंटेज दे रखा होगा, तो कुछ नहीं दे रखा मतलब बाय डिफॉल्ट परसेंटेज बाय वेट कंसिडर करके काम किया जाता है। एक जनरल छोटा सा कन्वेंशन माना जाता है कि अगर सॉल्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, केवल परसेंटेज टर्म मेंशन कर दिया, 15% ऑफ H2SO4, तो इसका मतलब परसेंटेज बाय वेट कंसिडर करके चल लेना, ये जनरल एक कन्वेंशन है।
आई नोट कर लिया ऊपर का पार्ट, तो फिर हम लोग नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे सबसे पहला चीज जो एकदम ध्यान रखना है जनरलाइज वे में, जब भी कभी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे तो ऊपर हमेशा सॉल्यूट होगा, नीचे इन जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है। इन जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है हर जगह। केवल मोलैलिटी में जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, केवल मोलैलिटी में सॉल्वेंट वाला पार्ट होता है। तब इन जनरल हर जगह पे हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं नीचे। ऊपर सॉल्यूट हो गया, नीचे सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो जैसे मान लो कि हम लोग के पास परसेंटेज वेट बाय वेट बोला, तो ऊपर सॉल्यूट होना चाहिए और नीचे सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो देख के सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर वेट होगा तो किस चीज का वेट होगा, तो सॉल्यूट वाले पार्ट का वेट होगा। और नीचे भी वेट है, किस चीज का वेट होना चाहिए, तो सॉल्यूशन वाले पार्ट का वेट आराम से ले सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब बेसिकली सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसे ही तो निकालते हैं कि अगर 20 का परसेंटेज निकालना है इन 100, तो कैसे निकालेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 100, मतलब जिस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है बाई टोटल अमाउंट इंटू 100। तो इसको परसेंटेज निकालने का एक जनरल तरीका बोला जाता है। तो सिमिलर टाइप से जब परसेंटेज बाई वेट निकालना है, मतलब जिस चीज का परसेंटेज निकालना है बाई टोटल वेट, और परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग 100 के बराबर आराम से इस चीज को प्लेस कर सकते हैं। ये तो सबसे पहला फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं। बट इसमें एक और चीज है। जैसे परसेंटेज अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों का जो यूनिट है वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। जैसे वेट वाला पार्ट अगर ऊपर ग्राम है तो फिर नीचे भी ग्राम लेना होगा। अगर ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम लेके चलेंगे, ताकि यूनिट्स वाले पार्ट सिमिलर टाइप के हों और वो कैंसल आउट हो जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सीधा ऐसा बोला जा सकता है। छाप लो ये फॉर्मूला। और इसको छापने के बाद सेकेंड पार्ट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, या पहले परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कर देते हैं। रिद्धिमा, सेकंड वाले केस में फॉर्मूला क्या होगा तुमको बताना है, सोच समझ के बताना है। Sir, volume of solvent by volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पक्का। अभी ये चीज बोला, ऊपर जो भी चीज होगा सॉल्यूट से रिलेटेड होगा। तो अगर सॉल्यूट से रिलेटेड होगा इसका मतलब ऊपर हम लोग वॉल्यूम तो लेंगे लेकिन सॉल्यूट का लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, बोला भी जल्दी, क्या होना चाहिए। ऊपर हमेशा सॉल्यूट लेंगे, नीचे हमेशा सॉल्यूशन वाला पार्ट लेके चलेंगे। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान एक चीज का रखना है, ऊपर जो भी यूनिट लेके चलेंगे वो नॉर्मली हम लोग एमएल में लेके चलते हैं, तो ऊपर एमएल है तो नीचे भी एमएल होगा। और अगर ऊपर लीटर होता तो नीचे भी लीटर ही डालना पड़ता फॉर्मूले के लिए हम लोगों को। नोट कर लो।
सर थर्ड फॉर्मूले में मतलब यही यूनिट्स होना चाहिए। हाँ, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग लेते हैं तो डेंसिटी में यूनिट क्या लेके चलते हैं, तो ग्राम पर एमएल या फिर किलोग्राम पर लीटर। तो ग्राम के साथ एमएल को एसोसिएट किया जाता है, तो इसलिए ऊपर ग्राम लेना है तो नीचे वाले पार्ट में एमएल लेके चलेंगे। अगर किलोग्राम लेते तब नीचे वाले पार्ट में लीटर वाला पार्ट एसोसिएट कर सकते थे। ठीक है। यस सर। और याद रखने का तरीका भी ऐसे ही समझना, डेंसिटी का यूनिट बचपन से पढ़ रहे हैं तो याद होता है ग्राम पर एमएल। तो इसीलिए वेट के साथ जब वॉल्यूम का एसोसिएट करेंगे तो वेट में ग्राम, तो वॉल्यूम में एमएल लेके चलेंगे। सर ऊपर में सॉल्यूट हमेशा रहेगा, नेसेसरी कंडीशन है। इन जनरल ऊपर सॉल्यूट ही लेकर के चलते हैं, नेसेसरी कंडीशन कुछ नहीं होता है। जैसे अगर मान लो ऐसा एक सवाल में दे दिया, डिफाइन द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर सॉल्वेंट डाल देंगे। लेकिन इन जनरल कंसंट्रेशन टर्म को सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए ऊपर हमेशा सॉल्यूट वाला ही पार्ट रहता है। तो अगर ये तीनों फॉर्मूला मेंशन कर लिया होगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। हम लोग तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके काम करेंगे, मतलब तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला, जिस सवाल में जो चीज का एप्लीकेशन उसके हिसाब से सोच लिया करना। पहला सवाल नोट करो, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट if 500 gram of solution contains 1 mole of H2SO4। फटाफट ट्राई करते जाओ। 20%। थोड़ा गलत है, एग्जैक्ट आंसर निकालो। एग्जैक्ट 20% क्यों बोलेंगे? अरे सर 98 को 100 ले लीजिएगा तो क्या परेशानी है। नहीं, बहुत परेशानी है। जहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो। नाइनटीन पॉइंट सिक्स। 19.6। सवाल में परसेंटेज बाय वेट निकालने बोला, तो पहले तो जो निकालने बोला इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इन जनरल ये लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि H2SO4 है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर सकते हैं। और 1 मोल ऑफ H2SO4 दे रखा है, मतलब सवाल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 दे रखा है 1 के बराबर। और बचपन से ये फॉर्मूला सुनते आ रहे हैं, मतलब ये तो बचपन ही है बेसिकली, बट बचपन में ये फॉर्मूला सुन चुके हैं, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 के बराबर। और H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 इंटू 4 64, हाइड्रोजन का मास 2 इंटू 1 हो गया, मतलब टोटल मिला के वैल्यू आ जाएगा 98 के बराबर। तो यहाँ से वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम आराम से ले सकते हैं। तो अगर हम लोग 500 ग्राम का सॉल्यूशन लेके चले तो उसमें एक मोल का मास बेसिकली 98 के बराबर है, तो वेट ऑफ H2SO4 98 के बराबर हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम के बराबर हो गया, इनटू 100, ये कैंसिल आउट होगा 98/5, इसका मतलब 19.6 परसेंटेज वेट बाई वेट आराम से मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। Calculate percentage by weight of NaOH solution
containing 5 moles of NaOH in 300 gram of water. gram of water. सर 66.666 है क्या? नहीं, सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स कितना? 66.66%. नो नो नो, 40%. कितना? 40. 40%। बढ़िया। कैसे बनाया लक्ष्य? सर पहले उसका मोलर वेट कैलकुलेट किए, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके गिवन वेट कैलकुलेट कर लिए, ठीक फिर है, उसके बाद सर फॉर्मूला है उससे। ओके। चलो और एक सर सबसे नीचे सॉल्यूशन में दोनों का वेट को ऐड कर लिए। हाँ, पहला चीज ये NaOH वाला पार्ट सॉल्यूट है जबकि वाटर वाला पार्ट सॉल्वेंट है। तो हम लोग के पास सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा। सवाल में क्या कैलकुलेट करने बोला है? परसेंटेज बाय वेट। तो इसके लिए चाहिए क्या? तो सॉल्यूट का वेट चाहिए और सॉल्यूशन का वेट चाहिए। सॉल्यूट का वेट नहीं दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, और सॉल्वेंट का भी मास दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH वाला पार्ट दे रखा है अपने पास 5 के बराबर, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ से जब वेट ऑफ NaOH निकालेंगे, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, तो 5 इंटू 23 प्लस 1 24 प्लस 16 मतलब 40 के बराबर। तो यहाँ से जो सॉल्यूट है इसका मास 200 ग्राम के बराबर निकल के आ जाएगा। तो जब सॉल्यूट का मास 200 ग्राम के बराबर निकल के आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे? तो जैसे एक चीज अभी ऊपर इक्वेशन लिखा था, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि जितना हम लोग मास सॉल्यूट का लेंगे, जितना हम लोग मास सॉल्वेंट का लेंगे, दोनों को ऐड करके हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग 1 किलो पानी में 500 ग्राम चीनी मिलाएंगे, मतलब आधा किलो चीनी मिलाएंगे, तो टोटल सॉल्यूशन का मास 1.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट वाले पार्ट का तो वेट निकल गया, सॉल्वेंट का जो वेट है वो 300 ग्राम के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 300 ग्राम प्लस अभी ऊपर निकल के आया था वैल्यू 200, मतलब टोटल 500 ग्राम का वैल्यू है। और सवाल में क्या पूछा है? परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब 200 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब 500 ग्राम इन 200 के बराबर इस चीज को पुट कर सकते हैं। तो ये पार्ट कैंसिल आउट होगा, बाकी बचेगा यहाँ पे 40% के बराबर का वैल्यू। समझ आया? किसी को कोई भी डाउट होगा आराम से पूछ सकता है। सर एक बार फिर से। एक बार फिर से टेप रिकॉर्डर चल रहा है जी, रिपीट करते चले जाए रिवाइंड पे। किसका डाउट है वैसे, ये बताओ। सर प्रवीण। प्रवीण, एक चीज जैसे इसमें देखो सवाल में कैलकुलेट करने क्या बोला है? परसेंटेज बाय वेट, ठीक है? तो हाँ हिमांगी बोलो। गलती से हो गया। अच्छा, जैसे सवाल में बोला है परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है ऊपर, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है इनटू 100। तो सॉल्यूट का वेट कितना है? तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग सॉल्यूट का वेट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपने को मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो 5 इंटू 40 मतलब वहां से 200 ग्राम निकल के आ गया। तो सॉल्यूट का वेट तो मालूम पड़ गया, तो ये ऊपर वाला पार्ट आ गया। बट सवाल में सॉल्यूशन का वेट चाहिए, लेकिन वाटर सॉल्यूशन थोड़े ना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वेट 200 ग्राम है, सॉल्यूशन का वेट 300 ग्राम है, तो पूरा सॉल्वेंट का वेट 300 ग्राम है, तो पूरा सॉल्यूशन का जो वेट होगा
उस पूरे सॉल्यूशन के वेट को हम लोग आराम से, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आराम से लिख सकते हैं। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट लिखा जा सकता है। सॉल्वेंट का मास, मतलब वाटर का मास कितना दे रखा था 300 के बराबर, सॉल्यूट का मास कितना आया 200 ग्राम के बराबर, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया सॉल्यूशन का 500 ग्राम के बराबर। तो ये पार्ट 500 के बराबर हो गया, ऊपर वाला पार्ट 200 के बराबर हो गया, तो आराम से अपना वैल्यू 40% के बराबर आ जाएगा। समझ आया? यस सर। नहीं भी आया होगा तो यस सर बोल दिया करेगा लास्ट में। नहीं सर, नहीं बोलेंगे। चलो नोट करो सॉल्यूशन फटाफट। थोड़ा सवाल के लेवल को डिफिकल्ट करेंगे, अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे। Calculate the percentage by weight of CH3COH in a solution of volume 100 ml having 0.5 moles of CH3COH given density of solution is equal to 1.2 gram per ml। 1.2 ग्राम पर ml ट्राई करके देखो। ट्वेंटी 25%। 25%, हाँ ठीक है, बढ़िया। बाकी लोग ट्राई करो तब तक। एक का आंसर आ गया तो हम आंसर लिख देते हैं। सर 25%। 25%। चलो दो लोग का आंसर आ गया तो हम सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये परसेंटेज बाय वेट निकालना है अपने को। अगर परसेंटेज बाय वेट निकालना है तो इसकी इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा। इन 200 कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से मास निकाला जा सकता है। तो सीधा अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, वेट ऑफ CH3COH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.5 इंटू इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास वाला पार्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो 60 के बराबर वैल्यू आना चाहिए। एसिटिक एसिड का मास 60 के बराबर होता है, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट वाला पार्ट 30 ग्राम के बराबर निकल के आ जाएगा। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया, लेकिन हम लोग को चाहिए नीचे क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सवाल में तो वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी मालूम है, मास निकालना है, तो आराम से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। डेंसिटी दे रखा था 1.2 के बराबर और वॉल्यूम दे रखा है 100 के बराबर। और यूनिट का ध्यान रखना, ग्राम पर ml है और ऊपर ml दे रखा, तो 1.2 ग्राम पर ml और इंटू 100 ml।
तो ये जो ml वाला पार्ट है कैंसिल आउट होगा, ग्राम बच जाएगा। तो 1.2 इंटू 100 मतलब 120 ग्राम के बराबर वैल्यू आएगा, मतलब सॉल्यूशन का भी वेट निकल के आ गया। तो यहाँ से परसेंटेज बाय वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम के बराबर, वेट ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट 120 के बराबर इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 25 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, बचेगा अपना आंसर 25% बाई वेट। समझ आया कि डाउट है किसी को? बताओ भी जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है जी? हाय अंशुल बोलो। हाँ सर, आवाज थोड़ा करता था और थोड़ा समझे भी नहीं, फिर से बता दीजिए सर। बट नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन देख। सर प्लीज बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, गेट खोलने गए थे। गेट खोलने गए थे? यस सर, वो पढ़ाई कर मेड आई थी ना, तो पढ़ाई करते वक्त ये सब काम नहीं है, सब काम घर वाले करेंगे तुम्हारे। कोई नहीं करता है सर, सब मेरे भरोसे है। तुमको मजदूर बना रखे घर में सब। यस सर। चलो ध्यान दो, परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग आराम से। तो सॉल्यूट का वेट अगर निकालना है तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया। और वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस केस में मास बाई वॉल्यूम। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि हम लोग डेंसिटी को यूज करके, वॉल्यूम को यूज करके सॉल्यूशन के मास पे जा सकते हैं आराम से, जो चाहिए भी अपने को वेट ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, ये ml वाला यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 120 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम निकल के आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम निकल के आ गया। तो परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू आराम से वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी या सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना वैल्यू 25% निकल के आ जाएगा। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया सबको? क्या कोई डाउट है? यस सर। चलो, अगर यहाँ तक का पार्ट समझ में आया है तो जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन सब का बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, और अगर रहेगा भी तो इसी फॉर्मेट में हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों पार्ट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास के लिए एक छोटा सा होमवर्क है तुम्हारा। तुम्हारे एनसीईआरटी में या हो सकता है शायद इस चांद में जो कुछ भी बुक है, तुम्हारे जो बुकलेट मिल रखा है, हम बुकलेट का ही सजेशन देंगे। बुकलेट में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस चीज को एक बार रीड करके देखना। तुम्हारे जो 11th क्लास का मॉड्यूल है उसमें भी दे रखा है, उसी में रीड कर सकते हैं, विथ एग्जाम्पल दे रखा है। तो उस चीज को एक बार रीड करके देखना, और उसमें रीडिंग करते वक्त कोई भी डिफिकल्टी आएगा उसको एक बार, दो बार, तीन बार रीड करके देखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफिकल्टी आएगा तो कोई परेशानी नहीं है, उसको रीड करके देखना। और उसमें अगर कोई भी डिफिकल्टी होगा तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल लास्ट के 10 से 15 मिनट में, कि जो भी किसी को उस पार्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट में दिक्कत है वो पूछ लो। फिर उसके बाद अगले क्लास में वापस से कुछ और पार्ट उसमें डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट। वो बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, पढ़ाना होगा, लेकिन उतना थियोरेटिकल पार्ट खुद से पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो खुद से उसको एक बार रीड करके देखना तुम लोग, और अगर उसमें कोई दिक्कत आएगा तो उसको हम लोग डाउट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन में उस थ्योरी का क्या रिलेशन हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हम लोग क्लास में उस चीज का पार्टिकुलर डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अभी के लिए कोई होमवर्क नहीं है अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल रीडिंग। बुकलेट से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अगर दे रखा होगा तो ये 4 चीजें पढ़ के आना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट के 10 से सर 15 हम मिनट लोग में। वाले बुकलेट में सिर्फ 3 दिया है। तुम्हारे वाले बुकलेट में कौन सा, जो 11th क्लास का बुकलेट दिया तुम लोग को वो चीज? नहीं सर, हम लोग को अभी 9th वाला जो मिला है ना, उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। हाँ, उसके बाद सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब ऑफ मास होगा। हाँ सर, और मल्टीपल प्रोपोर्शन है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रेसिप्रोकल है। प्रोपोर्शन नहीं है। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं है तो भी वो दोनों पढ़ के आना। अच्छा, इस बुकलेट में भी वो दे नहीं रखा है, ओहो हो, चलो इसमें डलवा दिया जाएगा।
ठीक है, तुम लोगों को जो 9th क्लास का बुकलेट मिला हुआ है उसी बुकलेट से एक बार लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो भी चीजें हैं उस चीज को एक बार रीड करके देखना। मतलब जो भी वहां पे वो 3 ही पार्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन छोड़ देना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 3 पार्ट को एक बार रीड करके आना। उस चीज का हम लोग 15 मिनट में डिस्कशन करेंगे लास्ट में, और एक रफ आइडिया देंगे क्वेश्चन जब आता है तो इस चीज का हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन किस तरीके से लेते हुए चल सकते हैं। तो ये 3 चीजें रीड करके देखना, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म जब खत्म होगा और हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाएंगे, रिएक्शंस के कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाएंगे, तब उसके हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली कि हम लोग का ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए एक बार उसको ढंग से रीड करके देखना। तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं हम यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए कोई क्वेश्चन में होमवर्क नहीं है तुम लोगों को।